उसके अलावा हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज में और बेसिक थर्मोडायनामिक एक्सप्रेशंस में सबसे पहले इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कुछ किताबें इसको कैपिटल यू करके लिखती हैं और कुछ किताबें इसको कैपिटल ई करके लिखती हैं। तो इंटरनल एनर्जी को समझ लो। इंटरनल एनर्जी क्या है? दिस इज given as the sum of all microscopic energies possessed by molecules in a system. For example, internal energy is given as energy of vibration of molecules plus energy of oscillation of molecules plus energy kinetic plus energy translational and so on. सारे मॉलिक्यूल्स की जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज हैं, उन माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज का जो सम होता है उसे इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो इंटरनल एनर्जी एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर निकाली जा सकती है। हम लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तभी निकाल सकते हैं अगर हमको वाइब्रेशनल एनर्जी, ऑसिलेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी और ये सारी टाइप की माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज का पता हो कि इनकी वैल्यूज कितनी है। वो बात अलग है कि एक मॉलिक्यूल के लिए ये सारी चीजें निकालना पॉसिबल नहीं होता। साइंटिस्ट कहते हैं स्टैटिस्टिकल बेसिस पर एक वेसल में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हर मॉलिक्यूल के लिए हम लोग स्टैटिस्टिकल ग्राउंड्स पर भी इन सारी एनर्जीज का सम नहीं निकाल सकते। एज अ रिजल्ट हमारे लिटरेचर्स, हमारे चैप्टर्स भी हमको यही चीज पढ़ाते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। हम ये नहीं बता सकते कि इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। कारण बताने को बता सकते थे अगर हमारे पास ये सारी माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज का सम प्रेजेंट होता, हमें इन सारी माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज के बारे में मालूम होता, लेकिन हमें इन माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज के बारे में मालूम नहीं होता। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, काइनेटिक, ट्रांसलेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज प्रेजेंट विद द मॉलिक्यूल, ट्विचिंग एनर्जीज, क्रिस क्रॉसिंग एनर्जीज, हमें नहीं पता कि ये सारी वैल्यूज क्या है। तो एज अ रिजल्ट हम लोग इंटरनल एनर्जी के साथ ही लिख देते हैं कि ऑल्दो इट इज गिवन एज द सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम, it is given as the sum of all microscopic energies possessed by molecules in a system, and it is given as this complete descriptive formula. It is the sum of all microscopic energies. However, absolute value of internal energy cannot be evaluated. Only change in internal energy can be found. ये बता सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू में चेंज क्या आ रहा है। हम ये बता सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू में चेंज क्या आ रहा है। इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू बताना पॉसिबल नहीं है। यह बताना संभव नहीं है कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सिस्टम के लिए क्या है। लेकिन अगर एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करता है, तब हमें इस बात का आइडिया लग जाता है कि अगर वो चेंज कर रहा है तो इस इंटरनल एनर्जी के चेंज की वैल्यू क्या होगी। चेंज तो हमारी वजह से होगा। इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज या तो वर्क करने की वजह से होगा या हीट सप्लाई करने की वजह से होगा। किसी फॉर्म में आप किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाओगे या इसकी इंटरनल एनर्जी घटाओगे। तो साइंटिस्ट कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड। ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी फाउंड। आप इंटरनल एनर्जी में चेंज निकाल सकते हो, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। तो इवेंचुअली हमारे फाइनल और इनिशियल के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई will be equal to E2 minus E1 can be found
as this change occurs due to either work और हीट। या तो आप काम करके इंटरनल एनर्जी में चेंज करोगे, या फिर गर्म करके, हीट करके, या ठंडा करके इंटरनल एनर्जी में चेंज करोगे। तो साइंटिस्ट बोलते हैं डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये तो निकल सकता है, लेकिन इसमें ना तो E2 की वैल्यू निकल सकती है और ना E1 की वैल्यू निकल सकती है। ना तो हमें E1 पता होगा, ना हमें E2 पता होगा। हमें अगर पता होगा तो सिर्फ E2 माइनस E1 पता होगा। हम चेंज बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि चेंज या तो हीट की वजह से होगा या फिर वर्क की वजह से होगा। कितना काम किया यह भी हमें पता चल जाएगा, कितना हीट प्रोवाइड किया यह भी हमें पता चल जाएगा, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में एक चेंज आ रहा है। उसके अलावा इंटरनल एनर्जी is the quantity of heat possessed by a system at constant volume। अब मान लो मैंने किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, उससे उसका टेम्परेचर चेंज हुआ। तो जब उसका टेम्परेचर चेंज हुआ तो जरूरी बात है उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई होगी। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपने हीट प्रोवाइड की किसी सिस्टम को, जरूरी बात है ऐसे में आपका सिस्टम काम तो कुछ नहीं कर रहा क्योंकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो Q विल बी गिवन एज M इंटू CV इंटू डेल्टा T। देन दिस Q is can also be written as delta E, that is internal energy change। तो इंटरनल एनर्जी चेंज एक्चुअली Q का ही फॉर्म है। डेल्टा E जो है वो Q का ही फॉर्म है। वो बात अलग है कि इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड पर मोल, लेकिन Q जो है वो मास के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से, मैं बता दूंगा कि आगे कैसे करते हैं। तो Q कैन बी गिवन एज MCV डेल्टा T, वेयर CV विल बी स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वो कहता है कि वैसे इंटरनल एनर्जी is the quantity of heat, it is the quantity of heat possessed by a system under constant volume conditions। आप constant volume पर जो हीट एक सिस्टम को प्रोवाइड करते हो, उस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करने से उसका इंटरनल एनर्जी कंटेंट चेंज हो जाता है। तो इंटरनल एनर्जी कंटेंट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन, अगर इसको मैं डेल्टा ई करके इंटरनल एनर्जी करके लिखूं तो वो टेम्परेचर का फंक्शन है। तो हमारा अगला पॉइंट हमें यही बताएगा, इंटरनल एनर्जी is a direct function of temperature if temperature does not change then internal energy change will be equal to 0। अब इंटरनल एनर्जी के ही जो डिस्क्रिप्शंस है उसमें हम लोग ये मेंशन करते हैं, ये नोट करना ये जरूरी है। ये सब चीजें अभी हम सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज कर रहे हैं, आगे चल के जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ही हमारे लिए ये सारे चीजें जो हम पढ़ रहे हैं समय, ये सारे हमारे बहुत काम आएंगी। इंटरनल एनर्जी इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, जो कि मुझे झलक यहां से मिली थी कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, टेम्परेचर का फंक्शन है। इफ टेम्परेचर डज नॉट चेंज, अगर टेम्परेचर बदलता नहीं है किसी सिस्टम के लिए, निश्चित रूप से उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज भी 0 आ रहा होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज भी नहीं होगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, जरूरी बात है कि अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू में भी चेंज नहीं आ रहा है। सो अब हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में ये जो चीजें सीखी हैं ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी हैं, इंटरनल एनर्जी को बहुत यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग यहां पे केमिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। एंड में थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का कॉमन है, लेकिन बात तो केमिस्ट्री की हो रही है। तो इसीलिए हम लोगों को यहां पे एक और फैक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा जिसे हम लोग एंथैल्पी बोलते हैं। नाउ दिस इज द हीट कंटेंट
present with the system at constant pressure. अगर कोई कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सिस्टम के अंदर हीट कंटेंट हो तो उस हीट कंटेंट को हम लोग एंथैल्पी चेंज बोलते हैं. तो जरूरी बात है कि इंटरनल एनर्जी की तरह ही दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी can again not be found only change in enthalpy can be measured. एंथैल्पी हीट का ही फॉर्म है, लेकिन उस सिस्टम के अंदर जिस सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट हो. लो, ये तो बहुत सारे होते हैं. लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब है. अब टेस्ट ट्यूब में आपने लिक्विड डाला हुआ है तो लिक्विड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ही है ना. बीकर है, कॉनिकल फ्लास्क है, जिसके अंदर आप लिक्विड डाल के रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो रिएक्शन तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ही हो रहा है. ओपन वेसल्स होते हैं, ओपन आपका समुद्र है, लेक है, सब कुछ है. जहां पर आप लकड़ी जला रहे हो तो ओपन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ही जला रहे हो. साइंटिस्ट कहते हैं जो आपके सिस्टम का हीट कंटेंट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस, उसको हम लोग एंथैल्पी चेंज की तरह रिप्रेजेंट करते हैं. वो कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू तो एंथैल्पी की भी नहीं निकलती, क्योंकि ये हीट है. तो हीट जरूरी बात है, कुछ मॉलिक्यूलर मोशंस का सम ही होता है. तो साइंटिस्ट कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, इंटरनल एनर्जी की नहीं निकाल सकते, तो एंथैल्पी की भी नहीं निकाल सकते. फिर क्या निकाल सकते हो? जरूरी बात है उसमें चेंज. तो एंथैल्पी चेंज हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि चेंज जो एंथैल्पी में होगा वो हमारी किसी चीज की वजह से होगा, हमारे वर्क डन करने की वजह से होगा, या हमारी हीट सप्लाई करने की वजह से चेंज हो रहा होगा. एंथैल्पी में अगर चेंज आता है तो वो हमारी वजह से आता है. तो साइंटिस्ट कहते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन अगेन नॉट बी फाउंड, ओनली चेंज इन द एंथैल्पी प्रोसेस कैन बी मेजर्ड. वंस अगेन एंथैल्पी चेंज is also a function of टेम्परेचर. जैसे इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, एंथैल्पी चेंज भी टेम्परेचर का फंक्शन है. तो साइंटिस्ट बोलते थे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन अगेन नॉट बी फाउंड, ओनली चेंज इन एंथैल्पी कैन बी मेजर्ड. एंथैल्पी चेंज इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. इसके अलावा understand what are state parameters or state functions. These are those thermodynamic variables whose values depend only on the initial and final state of the process and not on how the process is achieved. देखो, जब कोई प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स वेरी करते हैं. कोई चीज बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, फिर और घटती है, और घटती है, फिर बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, फिर घटती है. साइंटिस्ट कहते हैं तो इरेटिक है. आप जैसे किसी एक प्रोसेस को डिफरेंट स्टेट्स के थ्रू ले जाते हो तो जरूरी बात है कि कुछ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की स्टेट बाय स्टेट, स्टेप बाय स्टेप वेरिएशंस होती रहती है. स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट पैरामीटर्स वो सारे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं जिनकी वैल्यू
आपके सिस्टम की सिर्फ इनिशियल और या उसकी फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज के ऊपर कतई निर्भर नहीं करता कि आपने वो प्रोसेस कैसे चलाया था। तो वो कहता है दीज आर दोज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स whose values depend only on the initial and final state of the process। ये आपके प्रोसेस की इनिशियल स्टेट और उसके फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड नॉट ऑन हाउ द प्रोसेस इज अचीव्ड। इसलिए मान लो कि एंथैल्पी चेंज जो है वो पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा। साइंटिस्ट कहते हैं ना, प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी होगा। इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में क्या हुआ। अगर हीट कहीं अब्सॉर्ब की तो हीट कहीं पे रिलीज भी की, तो नेट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या अब्सॉर्ब फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट करके निकल जाएगा। तो इसमें एग्जांपल्स, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, जी फ्री एनर्जी को बोलते हैं, ये आगे चल के आएगा। एस एंट्रोपी को बोलते हैं, ये भी आगे चल के आएगा। ये सारे पैरामीटर्स, एच एंथैल्पी का, ई इंटरनल एनर्जी का, ये दो तो आपको पता चली गए। उसके अलावा फ्री एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन, हम लोग रिएक्शन को ले लेते हैं क्योंकि वही हमारी केमिकल एस्पेक्ट भी है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि सर रिएक्टेंट अलग अलग मोड से निकल के फाइनली आकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट आपने स्टार्ट में लिया, उसके कोई इंटरमीडिएट बना, फिर उसका दूसरा इंटरमीडिएट बना, फिर तीसरा इंटरमीडिएट बना, और एंड में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के लिए एंथैल्पी चेंज विल बी गिवन एज सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब यह है कि उस प्रोसेस के लिए जो पैरामीटर की वैल्यू होगी वो आपके प्रोसेस के फाइनल माइनस इनिशियल के ऊपर डिपेंडेंट होगी, इस चीज के ऊपर नहीं कि वो प्रोसेस कैसे हुआ। प्रोसेस का जो फ्लो होता है, प्रोसेस के जो स्टेप्स होते हैं, ये आपकी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर की वैल्यू गवर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। सिर्फ प्रोसेस की जो फाइनल स्टेट होती है माइनस प्रोसेस की जो इनिशियल स्टेट होती है, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो डेल्टा एच के लिए जैसे हम लोगों ने लिख लिया, किसी रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट अलग अलग इंटरमीडिएट्स के थ्रू होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अब मैंने पूछ लिया कि भाई एंथैल्पी चेंज क्या रिएक्शन का, तो आपने बोला सर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्शन में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन के दौरान बीच में वो क्या बना था क्या नहीं बना था, हमें बस इस चीज से मतलब है कि फाइनली वो प्रोडक्ट बना था कि नहीं। हाँ वो बना था, तो बस सर फिर फाइनल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस विल गिव यू डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। यही चीज जो डेल्टा एच के लिए आपने यहां पे मेंशन की है, वो आप किसी भी और स्टेट फंक्शन के लिए मेंशन कर सकते हो कि इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन डेल्टा ई will be given as sum of internal energy of products minus sum of internal energy of reactants। यही चीज आप चाहते तो फ्री एनर्जी के लिए और एंट्रोपी के लिए भी लिख सकते हो। स्टेट फंक्शन या स्टेट पैरामीटर का सिंपल मतलब ये हो गया कि ये कोई ऐसे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं जिन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की वैल्यू प्रोसेस की फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंडेंट होते हैं, और इस चीज के ऊपर नहीं कि इंटरमीडिएट में बीच में आपका प्रोसेस में क्या हो रहा था क्या नहीं। तो इवेंचुअली ये स्टेट पैरामीटर्स पढ़ने के बाद लेट अस लुक एट डिफरेंट प्रोसेसेस। इतनी देर से तो बात कर रहे हैं प्रोसेस में ये हो रहा है, प्रोसेस में वो हो रहा है, तो प्रोसेसेस में भी देख लेते हैं कि और कौन से प्रोसेसेस हैं हमारे यहां पर। सबसे पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस है। हियर temperature remains constant, that is delta T is equal to 0। आइसोथर्मल का मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ऐसे प्रोसेसेस है जो जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बहुत आसान है, ह्यूमन बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर पे फंक्शनल है। आप चाहे गर्मी में निकल जाओ चाहे आप सर्दी में निकल जाओ, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहेगा। इसका मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाले सारे प्रोसेसेस आइसोथर्मल है। एग्जांपल के तौर पे जैसे हम इमेजिन करते हैं कि सर ने आइसोथर्मल प्रोसेस तो बताया है, लेकिन अब आइसोथर्मल प्रोसेस सोच में भी तो आना चाहिए कि ऐसा कौन सा प्रोसेस होगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल ह्यूमन बॉडी होती।
जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर रनिंग होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। उसके अलावा आइसोबारिक प्रोसेसेस हैं। हियर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। अब आइसोबारिक प्रोसेसेस ऐसे हो गए जिनके अंदर प्रेशर वेरी नहीं कर रहा, या प्रेशर कांस्टेंट है, या प्रेशर सेम रह रहा है। साइंटिस्ट बोलते हैं ऐसे कौन से? दुनिया जान के प्रोसेसेस हैं। जितने प्रोसेसेस यूनिवर्स में हो रहे हैं ज्यादातर तो आइसोबारिक ही हैं। नदी के ऊपर भी अगर पानी इवेपोरेट करता है तो आइसोबारिक प्रोसेस ही है। नदी के ऊपर लगने वाला प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ही। लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, ओपन वेसल में कर रहे हो तो आइसोबारिक ही है। अगर खुले वेसल में या खुले पतीले के अंदर आप चावल बना रहे हो, दाल बना रहे हो, ओपन वेसल है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर यह थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि प्रोसेस आइसोबारिक तब होता है अगर प्रोसेस के ऊपर लगने वाला प्रेशर कांस्टेंट हो। वो प्रेशर अगर चेंज ना करे तो ऐसी स्थिति में हम उस प्रोसेस को आइसोबारिक या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मान लेते हैं। इसके अलावा आपका प्रोसेस आइसोकोरिक हो सकता है। हियर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज डेल्टा वी इक्वल टू 0। ऐसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकते? आपके सामने ही होते हैं। प्रेशर कुकर है, अब प्रेशर कुकर के अंदर आप कोई चीज पका रहे हो, ऊपर से ढक्कन तो बंद कर दिया, जरूरी बात है उसके ऊपर लिखा हुआ 1 लीटर का प्रेशर कुकर है। 1 लीटर के प्रेशर कुकर में आप कोई चीज पका रहे हो तो जरूरी बात है जो काम हो रहा है, जो कुछ भी उसके अंदर पक रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे पक रहा है। ऐसे प्रोसेसेस को आइसोकोरिक प्रोसेसेस बोला जाता है। आइसोकोरिक प्रोसेसेस वो हैं जहां पर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज ना करे। प्रोसेसेस की डिस्क्रिप्शन में आइसोकोरिक प्रोसेसेस के अलावा हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेसेस है। These are processes that are done with insulations so that there is no heat exchange either to or from the system into the surroundings. That means Q must be equal to 0. कोई हीट चेंज ना हो, कोई हीट एक्सचेंज ना हो, आप ये तभी कर सकते हो जब आपका सिस्टम एडियाबैटिक हो। एडियाबैटिक मतलब आप अपने सिस्टम के आसपास एक इंसुलेटेड बाउंड्री लगा देते हो। इंसुलेटेड बाउंड्री के अक्रॉस हीट फ्लो ना तो अंदर से बाहर की साइड पे होता है और ना बाहर से अंदर की साइड पे होता है। साइंटिस्ट के हिसाब से एडियाबैटिक सिस्टम्स हैं। अब परफेक्ट एडियाबैटिक सिस्टम तो मुश्किल ही है, पर हाँ एडियाबैटिक सिस्टम है, गीजर है। अब गीजर के अंदर आपका लिक्विड वाटर हीट अप होता रहता है, लेकिन उसके बाहर इंसुलेशन लगी होती है, जिस कारण से ना तो हीट अंदर से बाहर जा सकती है, ना हीट बाहर से अंदर आ सकती है। वैसे एडियाबैटिक सिस्टम अगर मैं बताऊं तो उसमें बहुत आसान सा है। एक कमरे को आप इंसुलेट कर दो, रबर इंसुलेशन कर दो इसके अंदर, इसके आसपास पूरी तरह से इसको पैकआउट कर दो इंसुलेट। अंदर बैठ के अगर आप लकड़ी जलाते हो तो जरूरी बात है कि यहां पे हीट जनरेट तो होती है, हीट जनरेशन इसके अंदर हो रही है, लेकिन वो हीट ना तो सराउंडिंग्स में बाहर जा रही है और ना बाहर से कोई हीट अंदर की साइड पे आ रही है। अगर इस तरह का इंसुलेटेड सिस्टम हो जिसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर्स ना हो पाए, ना हीट का गेन हो और ना हीट का लॉस हो, तो ऐसी प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोल देते हैं। कई बार कुछ प्रोसेसेस आइसेंथैल्पिक होते हैं, दैट इज हियर अ रिएक्शन may have
डेल्टा एच इक्वल टू जीरो। वैसे केमिकल रिएक्शंस के अंदर तो नहीं दिखाई देगा डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। हाइपोथेटिकल कंडीशंस में ही, इमेजिनरी कंडीशंस में अगर हम ऐसा मान ले कि कोई रिएक्शन ऐसा है जिसका डेल्टा एच जीरो है, जिसके एंथैल्पी चेंज जीरो है, तो ऐसे रिएक्शन को हम आइसेंथैल्पिक प्रोसेस के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में प्रोसेस आइसेंथैल्पिक टाइप का होने को वही आइसेंथैल्पिक है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस भी हो जाते हैं। ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके लिए डेल्टा एस की वैल्यू जीरो है। देखिए ये सब जो प्रोसेसेस आइसेंथैल्पिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस हैं, ये कुछ हद तक हाइपोथेटिकल हैं। हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल कंडीशंस में ऐसे प्रोसेसेस ऑब्टेन नहीं कर पाते जिनके लिए हीट चेंज जीरो आए, डेल्टा एच की वैल्यू जीरो आए या एंट्रोपी चेंज की वैल्यू जीरो आए। बहरहाल डेफिनेशन वाइज, हमारे एनालिसिस वाइज हम इस तरह के प्रोसेसेस को डिफाइन जरूर करते हैं। ठीक है, ये सारे जो मैंने अभी तक डिस्कस किए, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर्स के ऐसे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिन फंडामेंटल्स के चलते हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को आगे ले जा सकते हैं। अभी चैप्टर के कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस में और उसकी वर्क डन इक्वेशंस के अंदर घुसना बाकी है। तो जो डिस्कशन इस लेक्चर के अंदर हुई, वो डिस्कशन थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स को लेकर के हुई। कारण उसका, इन बेसिक फंडामेंटल्स के बगैर आगे आने वाले चैप्टर को समझना पॉसिबल नहीं है। एज अ रिजल्ट, चाहे आपको ये आते हो चाहे आपको ये नहीं आते हो, इनको किसी भी फॉर्म में पढ़ना, इनको रिवाइज करना, इनकी डेफिनेशंस को याद करने से हमको कम से कम इस बात का फायदा तो रहेगा कि हम लोग को बेसिक आइडियाज थे तो हम कॉम्प्लेक्स चीजों को बेटर समझ पाएंगे। हमारा पूरा ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स को डेडिकेटेड था। हमारे आगे आने वाले चैप्टर के अंदर हम लोग स्पेसिफिक हीट्स और डिफरेंट टाइप्स की हीट्स को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक चले जाएंगे। उसके बाद वर्क डन की कैलकुलेशंस करेंगे और उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।